अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और ये हम जो है वो चर्चिल की बुक से करेंगे। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस का बार बार पूछ रहे थे, मटेरियल का पूछ रहे थे, तो मैंने इस वजह से आप लोगों को ये बुक पीडीएफ फॉर्म के अंदर ऑलरेडी सेंड कर दी है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का पढ़ेंगे, हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, और यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर से के आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ये करने हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं और सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। ये आपको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से भी मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड पे है हमारे पास ऑर्डर्स पेयर्स। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, हम उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि आपके ऑर्डर पेयर्स जो होते हैं ए बी और बी ए, वो इक्वल नहीं होते जब तक आपके पास ए और बी इक्वल ना हो जाए। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो क्या चीज है, और जो हमारा रियल प्लेन है वो क्या है। देखें, यहाँ से आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये मेरे पास मेरा एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर मैंने पॉइंट 0 1 2 3 4 5 लिए हुए हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके ऊपर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 लिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कोई पॉइंट कंसीडर करती हूँ तो ये मेरे पास एक्स और वाई दोनों की हेल्प की वजह से मेरे पास ये ए पॉइंट कंसीडर हुआ। और इसे हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? हमने इसे ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास रियल एक्सिस होता है, रियल एक्सिस या फिर रियल प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो हमारे पास, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और एब्सिसा कहते हैं। जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसको हम वाई और कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। उसके अलावा देखें, इसके अंदर एक और पॉइंट भी है कि जो हमारे ऑर्डर्स पेयर्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई, मैंने आपको बताया कि एक्स को हम ऑर्डिनेट एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स वाई इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इसी तरह से ए बी भी हमारे पास ऑर्डर्स पेयर्स है, यानी कि ये जो ए है वो भी 3 है, बी है वो भी 3 है। ये होता है हमारे पास सिंपल हमारा रियल प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है या फिर मेरे पास जी प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे साइड पे राइट साइड पे बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है या फिर ये मेरा जी प्लेन है। अब इसका नेम क्यों मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जी प्लेन आया? ओके, अगर अब आप लोग देखें तो आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, लेकिन और ये मेरा रियल एक्सिस है, जबकि ये मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, यानी कि ये अयोटा वाई है। अब मुझे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करना है और वो मुझे जो है अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंसीडर करना है, तो अगेन वही सारा प्रोसेस होगा जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मैंने, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 2 अयोटा, तो सबसे पहले मुझे इसको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, जिसे मैं लिख सकती हूँ 4 और 2। तो ये मेरे पास देखें 4 और 2 मेरे पास जो है मेरे ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, जो क्या बता रहा है कि मेरे पास जो 4 है वो एक्स एक्सिस पे है, मीन्स ये, और 2 जो है वो वाई एक्सिस से है। इन दोनों की हेल्प से जो मेरे पास नंबर बना है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर बनाया है या फिर इसको जी प्लेन कहते हैं। इसके अंदर आपके पास जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका रियल एक्सिस होता है, जो आपका वाई एक्सिस है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये अगर रियल एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रियल पॉइंट होंगे, और जो आपका वाई एक्सिस है जाहिर सी बात है कि वो अब आपका इमेजिनरी एक्सिस है, तो उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर। तो आपने याद रखना है कि रियल एक्सिस पे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक से ज्यादा आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेती हूँ 2 3। ठीक है, या फिर मैं एक और ले लेती हूँ 1 5।
मैंने ये दो जो है वो यहाँ पे मजीद अपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया है। मैंने 1 5 कर लिया है और एक मैंने 2 3 कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ साथ ऑर्गन डायग्राम भी है, ऑर्गन प्लेन भी है और इसको हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक से ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन प्लेन। ओके, यहाँ पे हमारे पास पोलर फॉर्म है, ये आपको चर्चिल की बुक से चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 15 पे मिल जाएगी, जो मैंने आपको बुक शेयर की है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर किए, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने मॉडलों के लिए केस के अंदर डायग्राम बनाई थी, एज इट इज वैसे ही डायग्राम बनाई है। ये मैंने पी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर, मीन्स कि मैंने ये अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कंसीडर कर लिया है। अगेन अगर मैंने ये पी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है तो ये मेरे पास ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है, वो हमने मॉडुलो पढ़ा था। यहाँ पे मैंने उसे किसी आर का नेम दे दिया है। ठीक है, तो ओ पी जो है वो आपके पास आर है, पी क्यू जो है आपके पास वाई है और ओ क्यू जो है वो आपके पास एक्स है। अब हमें क्या करना है, जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे हमारे पास कोई ना कोई एंगल बनेगा। हम कहते हैं कि वो एंगल मेरे पास जो है वो थीटा बने। अब इसके अंदर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है आर और थीटा, दो तरह के आपके पास टर्म्स यूज हो रही हैं। ये जो टर्म्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारी हमारे पास जो है हमारी पोलर फॉर्म है। और इसके अंदर आर जो होता है, ऑलरेडी हम मॉडलों की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आर हमारे पास मॉडलो होता है, जबकि जो थीटा है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा आर्गुमेंट। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, अपने ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगा दिए हैं। आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस के, और आपके पास साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो मैंने यहाँ पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। यहाँ से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई इन द फॉर्म ऑफ पोलर। सबसे पहले अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई की फॉर्म के अंदर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मेरे पास ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म के अंदर है, तो ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास x और y हैं वो r और थीटा की फॉर्म में चले गए हैं, तो ये मेरे पास अब मेरी पोलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म भी देख ली, पोलर फॉर्म भी देख ली। अब हमने ये r और थीटा फाइंड कैसे करना है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके उनका स्क्वायर लेके उन्हें ऐड करूंगी, तो मेरे पास जो है r की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से अगर मैं इन्हें डिवाइड करूंगी तो मेरे पास y बाय x करती हूँ, r r से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस टेन होता है। यहाँ से मुझे मेरा आर्गुमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यूज आप अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पुट कर दें जो कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर था, तो ये मेरे पास जो है वो पोलर फॉर्म बन चुकी है। इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमने इसको आइलर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और जो ये हमारे पास ई पावर आयोटा थीटा है, ये कैसे आया, ये हमारे पास आइलर्स फॉर्मूला है। आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या फॉर्म निकली, देखिए एक ही के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट नंबर वाली आपके पास आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, सेकेंड वाली आपकी पोलर फॉर्म है, थर्ड वाली आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपके पास तीन तरह के आपकी फॉर्म्स बन गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर जिस तरह का भी पूछा जाएगा कि आपने कौन सी फॉर्म के अंदर अपना क्वेश्चन एक्सप्रेस करना है, आपने उसी फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना होगा। ठीक हो गया। अब हम जो है आर तो निकाल चुके हैं और इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस। मेन हमारा काम है आर्गुमेंट निकालना। ठीक है, आर्गुमेंट जो होता है वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक सिंपल आर्गुमेंट है और एक हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है।
ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑर्गन भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन को हम कैपिटल ऑर्गन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा ऑर्गन होता है सिंपल, उसे हम स्मॉल ऑर्गन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल के अंदर और सिंपल ऑर्गन के अंदर डिफरेंस क्या है? जो आपका सिंपल ऑर्गन होता है वो 2 पाई से -2 पाई के अंदर होता है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो -पाई से पाई के अंदर। ओके, अब हमें ये क्या चीजें हमने लिखी हुई हैं? ओके, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे तब हमारा एंगल क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तब एंगल क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तब एंगल क्या होगा, या फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो तब हमारा एंगल क्या होगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट बताया हुआ है, तो ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट बताया हुआ। अब ये हमारे पास बने कैसे? मेन तो हमारा क्वेश्चन यही है कि ये हमारे पास बने कैसे। ओके, देखिए ये मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि आपके पास ये जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो है ऑल वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जस्ट साइन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है, या फिर आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या चीज पॉजिटिव होती है? सिर्फ आपके पास टेन पॉजिटिव होता है, यानी कि बाकी साइन और कॉस आपके पास नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है, या फिर आपने इसे यूं भी याद किया होगा, एड शुगर टी कॉफी। तो ये वो वाली चीज हो गई। अब हमारा इसके साथ रिलेशन क्या है, ये तो हमें सबसे पहले पता लग गया, पॉजिटिव है दोनों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके, देखिए अब इसको जो है हम मजीद इस जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर तो मैंने जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, ठीक है, तो मेरा जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा थीटा। फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल थीटा बन रहा है, और ये मेरे पास 0 है, ये π/2 है, ये मेरे पास पाई है, ये मेरे पास -π/2 है, देन अगेन ये मेरे पास पाई है, या फिर ये मेरे पास 2 पाई है, वो 3π/2 है, इस तरह से। ओके, देखिए आप लोगों ने ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम यहाँ से पास होकर इस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया? बेसिकली हमने यहाँ पर ये जो पाई है, ये थीटा इसमें से माइनस हो जाता है। जब हम इतने पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो पाई जो है उसमें से थीटा माइनस हो जाएगा। ओके, यही चीज अगर हम इसको मजीद देखें, यहाँ पे मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देखती हूँ। अगर तो ये मेरे पास मेरा पाई यहाँ पे है, तो पाई के अंदर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं, पाई से आगे आए हैं थर्ड में, तो ये मेरे पास क्या बन गया? पाई प्लस थीटा बन गया। लेकिन आप लोगों को ये बात भी पता है कि हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल ऑर्गेंड है वो -पाई से पाई के दरमियान। तो अगर हमारे पास पाई प्लस थीटा करेंगे, ये तो पाई से बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करें? इसके अंदर किस तरह से वैल्यू निकालें? ये हमारे लिए एक टफ काम हो गया। ओके, अब आप लोगों को एक और चीज याद रखनी है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ये हम ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल कर चुके हैं। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, हमारे जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव बन रहे थे। अब इन्हीं को हम जरा क्लॉकवाइज लेके जाते हैं। ओके, देखिए अगर मेरे पास जो मेरा एंगल है, अगर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था और मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, तो जो मेरा एंगल बना वो पॉजिटिव बना। अब मेरे पास जो है मैं क्लॉकवाइज जाती हूँ, तो मेरे पास जो है एंगल बनेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाती हूँ तो अब मेरा एंगल जो बनेगा वो -थीटा बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाती हूँ क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा?
आपके पास अगेन आपका जो पाई है उसमें से थीटा माइनस होगा, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन आया, ये इसको जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा माइनस पाई। अब आप लोग देखेंगे आप लोगों के क्या ये सारे मैच हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे एंगल होगा थीटा, थीटा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे तो पाई में से थीटा माइनस करेंगे, या थीटा के अंदर जो है पाई थीटा माइनस थीटा प्लस पाई करेंगे, अगेन वही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा में से पाई माइनस करेंगे, वही थीटा माइनस पाई है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो माइनस थीटा होगा, ये माइनस थीटा आपके पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गेंट है जो कि माइनस पाई से पाई के दरमियान होता है। सिंपल ऑर्गेंट जो होता है वो आपके पास 2 पाई से माइनस 2 पाई हो सकता है। तो ये हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑर्गेंट है। और आपने याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो आपके पास जो है वो आपके पास माइनस पाई से पाई के दरमियान में नहीं आता, ठीक है, आपने आर्गुमेंट निकाल लिया वो माइनस पाई से पाई के दरमियान में नहीं आया, तो देन आप उसके अंदर 2n पाई ऐड कर दें। अब n पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो आपकी सिलेक्शन होगी कि आपने इसको क्या चूज करना है कि ये आपके उस इंटरवल के अंदर आ जाए। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम क्लियर कर सकें कि हमने ये क्वेश्चन जो है ये अप्लाई कैसे करना है। पेज नंबर 15 एंड 16 पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 है, चर्चिल की बुक से, जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर की है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो दिए गए हैं हमने उसका आर्गुमेंट जी निकालना है और फिर हमने उसको पोलर फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है, पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है और हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, -1 माइनस अयोटा। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, -1 इंटू माइनस अयोटा हमें जो है वो दिया गया है। हम यहाँ से जो है अपनी x और y की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। x हमारे पास -1 आ गया, आपको पता है -1 भी लेस देन 0 है, और जो y है वो भी आपके पास -1 आ जाएगा, -1 भी आपके पास लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम सॉरी सेकंड के अंदर नहीं है, जब वहां पे हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं हम होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो हमें मिल गया कि x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, हमें अब निकालना है r। r आपके पास किसके इक्वल था, r आपके पास इक्वल था कि हम x स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे वो आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, या आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा r की वैल्यू भी निकल आई। हमें r क्यों चाहिए था, हमें r जो है अपना सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए था ताकि हम जो है अपनी पोलर फॉर्म बना सके। अब इसी तरह से हमने थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं कि एक हम जो है अपना टेन इनवर्स वाला प्रोसेस अप्लाई कर लें, ठीक है, और एक जो है हम अपना सिंप्लीफाई कर लें x और y को। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो x होता है, x इक्वल होता है r cos थीटा, और जो आपका y है y इक्वल होता है r sin थीटा की। x की वैल्यू आपको दी हुई है -1, ओके, आपको y की वैल्यू दी हुई है -1, r आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, r भी हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2, और हमें x की वैल्यू भी दी हुई है। ओके, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको करके देखते हैं। देखिए, अगर आप एक और बात नोट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम है। तो हम चाहे x से अपना एंगल निकालना चाहें, चाहे y से निकालना चाहें, वो हमारे पास एक ही आएगा। ठीक है, ओके, हमने क्या निकालना है, हमने एंगल निकालना है।
यहाँ से हम स्क्वायर रूट 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो cos थीटा इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है हमारा एंगल अल्फा थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर आप इनवर्स लेते हैं -1 बाय स्क्वायर रूट 2 का, वो किसके इक्वल आता है? -3 पाई/4 के। आप कैलकुलेटर से इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, आप साइन इनवर्स निकालेंगे वो भी -3 पाई/4 आएगा, कॉस इनवर्स निकालेंगे वो भी 3 पाई/4 आएगा। तो यहाँ पे जो ये है हमने अपना एंगल जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, आर्गुमेंट जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या अगर हम इसको अपने आर्गुमेंट वाले फॉर्मूले से करें, क्या तब भी हमारे पास यही आंसर आता है? ओके, देखें हमने क्या कहा था, अगर हम आर्गुमेंट ऑफ z निकाल रहे हैं और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो हमने क्या करना है कि जो हम 3 इनवर्स निकालेंगे उसमें से हमने अपने जो भी हमने थीटा निकाला है, उस थीटा में से हमने क्या करना है, अपना पाई जो है वो माइनस कर देना है। थीटा क्या था? tan इनवर्स y/x, माइनस करना था इसमें से पाई। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आर्गुमेंट था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स निकाल लेते हैं। y की वैल्यू भी आपके पास है, x की वैल्यू भी आपके पास है। तो जब आप यहाँ पे tan इनवर्स निकालेंगे -1/-1 माइनस पाई, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 1 माइनस पाई। अच्छा, ये याद रखेंगे ये यहाँ पे tan इनवर्स है, मैं यहाँ पे इनवर्स लगा देती हूँ। tan इनवर्स 1 आपके पास जो है वो पाई/4 होता है, पाई/4 होता है। ओके, पाई/4 होता है जी हमारे पास tan इनवर्स 1। उसके अंदर से हमने क्या करना है, माइनस करना है पाई को। ये अगेन आपके पास -3 पाई/4 आएगा। ठीक है, तो ये हमने अपना आर्गुमेंट भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द फॉर्म ऑफ पोलर लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y की। पोलर फॉर्म में जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। r हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, थीटा हमारे पास क्या आया है, -3 पाई/4। आपको पता है कि cos आपका एक ऐसा जो है वो फंक्शन है जो कि हमारे पास इवन होता है। cos माइनस थीटा निकालेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा cos थीटा के। तो अगर हमारे पास ये -3 पाई/4 है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 पाई/4 आ जाएगा। ओके, और आपके पास देखें ये माइनस है, साइन इवन फंक्शन होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन 3 पाई/4। अब अगर आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास वापस यही फॉर्म बनेगी -1 माइनस आयोटा। अगर आपके पास वापस ओरिजिनल फंक्शन वाली फॉर्म बन रही हो तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। इसी क्वेश्चन को जो है आपने अब पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है। हमने क्या कहा कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारी पोलर फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसे आइलर्स फॉर्म में लिखते हैं, वो भी हमारे पास हमारी पोलर फॉर्म होती है, क्योंकि उसमें भी आर और थीटा यूज हो रहे हैं। क्या होती है हमारे पास हमारी आइलर्स फॉर्म, आइलर्स फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है z इक्वल्स टू आर ई पावर अयोटा थीटा। ठीक हो गया। हमने जस्ट इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करनी है। इसको मैं जरा साइड पे कर लेती हूँ, मिक्स हो गया। आर ई पावर अयोटा थीटा होता है, हम इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और साथ में ई और उसकी पावर के अंदर अयोटा थीटा हमें दिया हुआ है।
ठीक है, आयोटा हमारे पास आयोटा ही आ जाएगा। थीटा जो है वो हमारा -3π/4 आया है। तो ये मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया। तो आपने इसी तरह के सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आपने मुझसे पूछ लेना है। ये हम ऊपर कर देते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास तीनों मैंने फॉर्म्स निकाल दिए हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, पोलर फॉर्म में भी हमने निकाल लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आइलर्स फॉर्म में भी हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया अपना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जस्ट हमने आर्गुमेंट को चेक करना होगा कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में था तभी तो हमारा आर्गुमेंट जो हमने वो उस लिहाज से पिक किया। अगर आपके पास x 0 है, अगर आपके पास y 0 x 0 है, y पॉजिटिव है या y नेगेटिव है, उसके ऊपर भी हमारी कंडीशंस हैं। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर आपके पास x 0 हो जाएगा लेकिन आपका y पॉजिटिव है तो आपके पास जो आंसर है वो π/2 आएगा। अगर आपका x 0 है लेकिन y नेगेटिव है तो आपका आंसर -π/2 आएगा। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर अगर मेरे पास z ही 0 है, z 0 का मतलब है, मतलब 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z 0 का मतलब है कि x भी मेरे पास 0 है, y भी मेरे पास 0 है। फिर मैं क्या करूंगी? लेकिन जब आपके पास आपका x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, आप इसके अंदर पुट करेंगे y/x 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो फिर हम कहेंगे जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास बेसिकली अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो आपके पास आपने याद रखना है z 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, तो z क्या, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, वो आपके पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। ठीक हो गया, आपने ये याद रख लेना है। ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था। ओके, अब आपके पास मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अगेन असाइड कर रही हूँ, ये आपकी बुक में से ही है। देखिए हमने क्या करना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स निकालना है इन 4 क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस जो है आपको ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक्स में मिल जाएंगे, और जो आप जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे बता देंगे। तो हम क्या करेंगे कि मैं आपको उसकी भी पीडीएफ फॉर्म जो है वो शेयर कर दूंगी। जो चर्चिल की बुक है उसके अंदर पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज दी गई है, आपने वहां से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है। चर्चिल की बुक के अंदर ही पेज नंबर 13 पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11 और 16 करना है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैडम आपने किस बुक से पढ़ाया है, आपने कहाँ से क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हमने चर्चिल की बुक से जो है वो किया है। आपको वो मैंने पीडीएफ फॉर्म के अंदर शेयर कर दी है, आप वो बुक वहां से देख लें। ओके।